दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज का वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब भी आप रेलवे का कोई फॉर्म निकलता है, वैकेंसी आती है, तो उसको कैसे अप्लाई किया जाता है ताकि हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो, कैंसिल ना हो। वरना हमारी जो मेहनत हुई है, इतने दिनों की जो मैंने तैयारी किया है उस जॉब के लिए, तो उसकी जो मेहनत है वो पर पानी फिर जाएगा। फिर आपको बहुत निराशा होगी कि यार मैंने इतने दिन से मेहनत किया, पढ़ाई किया और मेरा फॉर्म है ना रिजेक्ट हो गया। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ वही बात करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। आप अपने लिए एक चेक लिस्ट बना लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रखने हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक आप डॉक्यूमेंट्स फाइल बना लें। उस डॉक्यूमेंट्स फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रहने चाहिए, तभी आप जो है किसी एक्सपर्ट साइबर कैफ़े में या फिर किसी कंप्यूटर के माध्यम से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जब भी वैकेंसी आई, हमने समझ लिया कि वैकेंसी आई हुई है, तो हम जब साइबर कैफ़े या कंप्यूटर पे जाते हैं, किसी एक्सपर्ट के पास में जाना जो कि इससे पहले भी रेलवे का फॉर्म भर चुका है, और कोशिश ये करना कि जो फॉर्म है वो आप ओपनिंग डेट के 2-4 दिन के अंदर में ही भर लो। और नहीं तो बाद में क्या होगा कि लास्ट मोमेंट में रेलवे का जो वेबसाइट है वो बहुत जाम हो जाती है, बहुत बिजी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो उस समय फिर लास्ट मोमेंट में आप भर नहीं पाएंगे सर्वर डाउन होने की वजह से, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो लास्ट डेट है उसी के अंदर में ही हमें फॉर्म अप्लाई करना होता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखोगे तभी, नहीं तो आप जब फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए अगर मांगेगा तो आपके पास नहीं रहेगा, तो फिर आप उसको बनाने के लिए यहाँ वहाँ फिर परेशान हो जाएंगे, भागेंगे, तो उसमें हमारा पता चला कि लास्ट डेट निकल गई और एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर नहीं पाया। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स। तो पहला हमने यहाँ पे लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, मैं एक एक करके इस पे आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। पहला है वैलिड ईमेल एंड मोबाइल नंबर अप टू एंटायर सिलेक्शन प्रोसीजर। यानी कि जब भी आप अप्लाई करने जाते हो रेलवे का फॉर्म, तो सबसे पहले आप अपने पास एक जीमेल या ईमेल जो भी आपके पास है वो आपको वैलिड उस रहना चाहिए, और एक आपका एक मोबाइल नंबर रहना चाहिए जिस पर टाइम टू टाइम रेलवे आपको सूचना देती रहती है कि एग्ज़ाम कब है, कब आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, कब आपका रिज़ल्ट क्या है, कब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो सारी बातें आपको ईमेल पर आएगा। हो सके तो उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि उसी पर ही हमें बताया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा एग्ज़ाम CBT 1 होने वाला है, तो उसके 10 दिन पहले हमें ईमेल आएगा कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट है, तो हमारा एग्ज़ाम का डेट आ गई है। वो चीज़ें हैं। मान लीजिए आपका फॉर्म किसी वजह से रिजेक्ट हो गया है, आपने गलत तरीके से फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो उसकी जो सूचना है वो भी ईमेल पे ही आती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप जब फॉर्म अप्लाई करने जाते हो तो आपका जो भी है ईमेल आईडी उसको अपडेट करके रखना, और आपका मोबाइल नंबर अपडेट रखना। कब तक? पूरे इंटायर सिलेक्शन होने तक आपको इसको चालू रखना है, मोबाइल बंद नहीं रखना। मतलब एक एक्टिव नंबर, मोबाइल नंबर और एक्टिव जीमेल आना चाहिए। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो आपको एक OTP आएगा, वेरीफाई करेगा आपका मोबाइल नंबर और जीमेल। तो OTP आपके मोबाइल पे आएगा, आपके जीमेल पे आएगा, तो वो वैलिड होने चाहिए, तभी आप वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा है, आप जो है एक पासपोर्ट
साइज़ फ़ोटोग्राफ बनाएंगे जिसमें कि वो पासपोर्ट साइज़ फ्रंट व्यू होने चाहिए। आप जैसे इस ना तो लेफ़्ट ना राइट, बिल्कुल फ्रंट में रहने चाहिए। और आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए, जो कि बैकग्राउंड उसका वाइट या फिर लाइट बैकग्राउंड होने चाहिए। विदाउट कैप के, विदाउट गॉगल के फ्रंट आपको देखने चाहिए। उसकी जो डिटेल है कितना केबी तक होने चाहिए, सिर्फ 50 केबी तक होने चाहिए। ये आप ध्यान में रखना। कभी कभी हम फ़ोटो निकालते हैं तो उसका जो ये है वैल्यू, वो कभी कभी हमें 2 MB 4 MB तक होता है, तो उतना नहीं चलेगा। ये सिर्फ 50 KB तक ही अलाउड है, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि आप 12 फ़ोटो उस पे पासपोर्ट साइज़ के रख लेना, ताकि वो आप बाद में आपको सिलेक्शन होने के बाद भी जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम भी आपको वही फ़ोटो मांगेंगे जो आपने कंप्यूटर पे फॉर्म अप्लाई करते समय दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 10th मार्कशीट है। 10th क्लास मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट मेंशन विथ योर डेट ऑफ बर्थ है। आपका डेट ऑफ बर्थ है, यही सर्टिफिकेट है जो डिसाइड करता है कि क्या है डेट ऑफ बर्थ, ताकि जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारा एज क्राइटेरिया है तो उसी में हमारा आना चाहिए। ओवर एज या अंडर एज रहा तो फॉर्म हमारा रिजेक्ट होता है, तो वो एज मांगते हैं सबूत के रूप में। तो इसलिए आपको जो है 10वीं का मार्कशीट और जो है सर्टिफिकेट है आपके पास होने चाहिए, जिसमें क्लियर आपका डेट ऑफ बर्थ और फादर का नाम, मदर का नाम मेंशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 12th क्लास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, डिग्री एप्लीकेबल। अगर आपने कोई ऐसा एग्ज़ाम के लिए, ऐसा पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो जिसमें 12th के बाद ग्रेजुएशन, ITI, डिग्री, डिप्लोमा अगर रिक्वायर्ड है, मांगते हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर से होने चाहिए। और जो लोग ALP टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं उनके लिए आप एक सर्टिफिकेट डॉक्टर से बनवा लेना, A1 का आई सर्टिफिकेट बनवा लेना, और ऐसे डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेना जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट का नंबर होने चाहिए वैलिड, ऐसा डॉक्टर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC कैंडिडेट वैलिड फॉर रेलवे, नॉट फॉर स्टेट लेवल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट, जो भी बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं SC ST OBC में, तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ध्यान रखना स्टेट लेवल का नहीं चलेगा। आपको रेलवे का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, वो बनवा करके अपने पास रख लेना। वो अपलोड करने के टाइम में देना है, जमा करना है, वही वैलिड है। अगर आपके पास नहीं पता है कि वो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है उसका प्रोफार्मा, आप उससे अपने कास्ट सर्टिफिकेट से मिला लेना। अगर वो आपका मैच करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसी प्रोफार्मा को बनवा लेना अपने जा कर के किसी तहसील कोर्ट में, कचहरी में, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी कि जिस कैंडिडेट, यानी जिस बच्चे के परिवार की मुखिया की जो इनकम है, जो आय है, वो एनुअल यानी एक साल में 50,000 से अगर कम है तो उनको ये सर्टिफिकेट जारी होता है, और ये सर्टिफिकेट अपना बनवा करके रख लेंगे। नेक्स्ट है वैलिड आधार कार्ड। वैलिड आधार कार्ड नंबर वेरीफाई योर अटेंडेंस एट एग्ज़ाम हॉल। जब भी आप फॉर्म फिलअप करने से पहले, फिलअप करने जाएंगे तो ध्यान रखना आप अपने आधार कार्ड लेके जाना, और क्योंकि यही आधार कार्ड नंबर वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करते समय लगेगा। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ अटेंडेंस के रूप में आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस यानी थंब आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि हम आधार कार्ड बनवाते हैं तो उसमें
में ये लगता है। तो ये वैलिड आधार कार्ड आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर पीडब्ल्यू कैंडिडेट। जो लोग विकलांग है, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, उनको लिए भी के लिए है कि उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो विकलांग है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल और स्टेट लेवल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फॉर स्पोर्ट्स कोटा। जो लोग स्पोर्ट्स कोटा से रेलवे में जाना चाहते हैं, उनके पास में नेशनल लेवल पे खेला हुआ एक बार खेले हैं अगर नेशनल लेवल से, या स्टेट लेवल में 2 बार से में भी पार्टिसिपेट किए हैं, तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो उनके पास होने चाहिए, तभी स्पोर्ट्स कोटा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स फाइल आप बना लेना। एक डॉक्यूमेंट्स फाइल में आपके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल में होने ही चाहिए। नेक्स्ट है, ये तो मैंने बता दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर रिक्वायर्ड पोस्ट हैविंग रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब जो लोग ALP का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैंने अभी ऊपर बता दिया है। नेक्स्ट है ट्राई टू योर सिग्नेचर इन रनिंग हैंड नॉट ब्लॉक एंड कैपिटल लेटर। जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो वहाँ पे स्कैन किया हुआ सिग्नेचर आपका लगता है, तो जब आप जाए तो साइन करना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, या फिर आप अपना नाम, जैसे मेरा नाम संतोष कुमार है तो स्मॉल लेटर में लिखना संतोष कुमार, या पूरा नाम भी लिख सकते हैं, या आप रनिंग हैंड में आप सिग्नेचर भी कर सकते हैं। कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर में सिग्नेचर अलाउड नहीं है। ध्यान रखना कि यह जो सिग्नेचर आपने किया हुआ है यही सिग्नेचर आपको हर बार में अटेंडेंस के रूप में लगेगा, तो ये भूल नहीं जाना। ये जो सिग्नेचर है ये आप कहीं लिख के रखना या फिर कहीं याद रखना, ताकि आपका सिग्नेचर मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप रेलवे की परीक्षा से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं आप उस पोस्ट में नहीं जा पाएंगे, आपको वंचित कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइपिंग सर्टिफिकेट एज पर रिक्वायर्ड पोस्ट। जो लोग NTPC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि जब भी आप क्लरिकल पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंसेस देते हो तो वहां पे आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए जो कि होता है टाइपिंग सर्टिफिकेट। ये टाइपिंग सर्टिफिकेट आपके पास होने ही चाहिए। ये आप किसी कंप्यूटर के पास में जाएंगे, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के पास में, तो वहाँ पे 4 महीने इसका कोर्स होता है। वो कोर्स कंप्लीट करके एक सर्टिफिकेट आप अपने पास ले लें। एग्ज़ाम में जब आप CBT 2 पास कर जाते हैं तो एक टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। ज़्यादा प्रोफिशिएंसी नहीं हो तभी चलेगा, सिर्फ आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइप करके देना है, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट टाइप करके देना है, तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो इसलिए आप ये सर्टिफिकेट बना करके पहले से रख लेना ताकि आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग एम्प्लॉई लाइक सेंट्रल स्टेट PSU। जो लोग सेंट्रल या स्टेट में या किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम कर रहे हैं और वो लोग रेलवे में आना चाहते हैं, तो वो उनको चाहिए कि एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जहां वो काम कर रहे हैं उनसे ले ले, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ताकि रेलवे में आने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वैलिड बैंक अकाउंट नंबर टू रिसीव एग्ज़ाम हॉल फॉर रिफंड एग्ज़ाम फीस। देखिए, जब भी हम एग्ज़ाम देने के लिए रेलवे का अप्लाई करते हैं तो हमारा एग्ज़ाम फ़ीस लगता है, जो कि नॉर्मली अनरिजर्व के लिए 500 है, और SC ST और फीमेल के लिए, इनके लिए आपका जो फ़ीस है वो 250 रुपये है। तो ये फ़ीस
जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे 500 में से 400 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। तो आपका जो अकाउंट नंबर है, जब फॉर्म आप फिलअप करेंगे तो वैलिड आप एक अकाउंट खुलवा के रखेंगे, तभी तो उसमें आपका रिफ़ंड किया जाएगा। इसीलिए जब भी आप रेलवे का फॉर्म कोई अप्लाई करने जाते हैं तो आपका अगर अकाउंट नहीं है तो किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवा लेना, और वहाँ पे बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर चाहिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाएंगे तो उसके बाद आपका जो पैसा है 500 में से 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। और जिन्होंने 250 रुपये दिए हैं SC ST और फीमेल कैंडिडेट, इनके पूरे के पूरे 250 उनके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे अकाउंट नंबर चाहिए, तो इसलिए खुलवा के रखना अकाउंट, तभी आप फॉर्म अप्लाई करना। इसके अलावा जो भी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। नहीं तो फिर जब आप फॉर्म भरेंगे तो फिर फॉर्म तो फिलअप हो जाएगा, बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपने जो मेहनत किया है, जो तैयारी किया है, वो पानी में फिर मतलब हो जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से आपको ये सब तैयारी करके रखना है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपका कोई सवाल होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपको पूरा गारंटी देता हूँ कि मैं आपके सवालों का जवाब श्योर दूँगा। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।